हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि ईवीएस का आपका पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोल तार सीमेंट से ढक गई है। ऑप्शन नंबर सी है, कुएं का उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ऑप्शन नंबर एक दिया है बी, सी और डी। 2 दिया है सी, डी और ए। 3 दिया है ए, बी और डी। 4 दिया है ए, बी और सी। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा कि इसका क्या होगा। हम छोटा कर दे रहे हैं और आप इसका सारा देख के बताइएगा कि इसका क्या होगा। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा कि क्या होगा। आप सभी ऑप्शन देखिएगा और आंसर बताइएगा, और कॉपी और बुक में लिखते जाइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है। कि देखिए, एक कुआं होता है। कुएं क्या होता है कि जब हम पुराने कुएं देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सूख गया है। मतलब एक आपका चैप्टर है यहाँ पे एनसीईआरटी में, जिसमें चैप्टर में कुआं क्या होता है, सूख जाता है, वहाँ पे कहानी होती है उसमें। और 25-30 साल पहले जो कुएं में क्या होता है, काफ़ी पानी था, लेकिन तो अब क्या हुआ, वो पूरी तरीके से सूख गया है। तो वो क्यों सूखा है उसका कारण पूछा है। तो आप एनसीईआरटी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा बच्चा होता है और वहाँ पे पुराना कुआं होता है और वहाँ जाता है, तो वो लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके का चैप्टर है, आप वहाँ पे जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पानी नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो आसपास के पेड़ और कुएं के आसपास का जो पार्क है, तो उसकी जो ज़मीनें हैं वो क्या कर दिया गया, पक्का कर दिया गया है। तो जिससे जो बारिश का पानी होता है वो कुएं तक क्या होता है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो इससे क्या कुएं क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और कई जगह क्या होता है कि मोटर को लगा कर क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, तो इससे भी पानी की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए, बी और डी। कुएं का कोई उपयोग नहीं करता है, ये रीजन नहीं है कि कुएं का कोई उपयोग नहीं करता है, इसके लिए ये सूख रहा है। तो हमारा ए, बी और डी तीनों सही होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे सही यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। पूछा क्या है कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी संकल्पना को विज्ञान मतलब साइंस एंड सोशल साइंस में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया पूछा है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 पूछा है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से में देखते हैं। 2 है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। 3 है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। 4 है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको इसलिए नहीं रखते हैं साइंस और सोशल साइंस को, क्योंकि जो बच्चा होता है, हर एक बच्चा क्या करता है, आयु वर्ग के बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। मतलब क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल, मतलब जो उनका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ये उनको देखते हैं। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में नहीं रखते हैं। जो विज्ञान है और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, बच्चा क्या करता है, उसे इन्वायरमेंट की तरह देखता है। तो इसलिए हम इसे सब्जेक्ट में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आबू धाबी, 2 है बर्लिन, 3 है थिम्पू, 4 है काबुल। तो आप फटाफट से बताइएगा कि इसमें ऐसा कौन सा जगह है या शहर है ये, जिसमें से आपको रेत के टीले क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आबू धाबी।
तो आप यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 अबू धाबी। अब देखते हैं अबू धाबी किस प्रकार होता है कि यहाँ पे देखिए जो रेत के पहाड़ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेत के टीले कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये अबू धाबी में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि केवल क्या पाए जाते हैं, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। केवल किसके पेड़ पाए जाते हैं, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं आपके। और यहाँ पे जो अबू धाबी में हरियाली नहीं होती है, न ही हरियाली होती है और न ही क्या होता है कोई पेड़ पौधा होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, दूर जाने पर क्या होता है, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है, अबू धाबी में है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए। 2 है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। 3 है उपविषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। 4 है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो हम छोटा कर दे रहे हैं इसका, आप सभी देख के बताइएगा कि आंसर क्या होगा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। जो उपविषय है और जो थीम है, थीम हमारे कितनी है, 6 हैं। और जो उपविषय हैं उन्हें थीम के रूप में प्रस्तावित किया गया है, क्यों किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए हैं और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए हैं। देखिए यहाँ स्थानीय परिवेश से अगर कोई भी मुद्दा जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो हमारे पर्यावरण में कितने थीम है, आपके 6 थीम है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। पर्यावरण कितनी थीम है, 6 थीम है। आप फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आवास, 2 है हम चीजें कैसे बनाते हैं, 3 है काम और खेल, 4 है भोजन। तो आप सभी बताइएगा। चलिए हम सबसे पहले पर्यावरण के 6 थीमों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो आप आंसर आराम से बता लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा परिवार और मित्र है, आप सभी लिख लीजिएगा। परिवार और मित्र ये 6 थीम में से आते हैं, परिवार मित्र। दूसरा आपका है भोजन। तीसरा पानी। ठीक है, चौथा आपका है आवास। ये आपके 6 थीम है। पांचवा आपका होगा यात्रा। ठीक है, और छठवां ये लिख लीजिएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें से आपका क्या थीम नहीं आया है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 काम और खेल नहीं है, तो ये हमारे थीम में नहीं आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। 2 है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 3 है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। 4 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा कि जो हमारा पर्यावरण है तो कक्षा 1 और 2 के लिए विषय के संदर्भ में क्या सच है। तो चलिए हम देखते हैं इसका, आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है के संदर्भ में ये क्या है, सच है। क्यों सच है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि क्या होगा कि जो हमारा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार क्या है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार क्या है कि कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन का ये एक विषय के रूप में नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या विषय के रूप में नहीं लिया गया है, लेकिन तो इनके जो मुद्दे हैं उन्हें क्या क्या भाषा और गणित के माध्यम से क्या बताए जाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा क्या करते हैं कि अध्यापक की जो एक पुस्तिका है ईवीएस, उसका नाम लिख लीजिएगा, ईवीएस स्किल थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक इन इजली ग्रेड्स। तो ये चीज़ें की गई है, इसमें प्रकाशित किया गया है। तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का जो चैप्टर है कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं बताया गया, मतलब उन्हें कक्षा 1 और 2 में चैप्टर को नहीं लाया गया है।
देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं 1 और 2 में, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा गया है। और इसे क्या करते हैं, जो पर्यावरण जो है उसे भाषा और गणित के माध्यम से क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, बी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना, डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ऑप्शन हम देखते हैं, छोटा कर देते हैं, तो आप सभी पढ़िएगा इसको ध्यान से। केवल डी, केवल ए और डी, केवल ए, सी और डी। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा 67 का। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा बच्चों की सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए सक्रिय भागीदारिता हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये बिल्कुल सही होगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के ज्ञान को हम शिक्षक के ज्ञान से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सॉरी ये गलत होगा, शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे। और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना, ये भी सही है, क्योंकि जब पर्यावरण हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सिर्फ कक्षा में नहीं सीख सकते, उन्हें हम भ्रमण कराएंगे और बाहर की दुनिया दिखाएंगे। ठीक है। डी है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये क्या है, सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सही होगा। ठीक है, ए, सी और डी सही होगा, और बी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान से बहुत ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के ज्ञान को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा से हो जाएगा ए, सी और डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक का पठन, 2 है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, 3 है कक्षा निर्देशन, 4 है किस्से कहानियाँ। तो आप अगर एक टीचर हैं तो बच्चे को पर्यावरण से कैसे जोड़ेंगे, कौन सी युक्ति इसमें से सबसे ज़्यादा सही पड़ेगी आपके लिए, तो वो क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइएगा उसका। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, किस्से और कहानियाँ। किस्से और पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगी हमारी, किस्से और कहानियाँ होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कुछ बातों के प्रति क्या होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, और अक्सर आप क्या करेंगे, अगर किस्से और कहानी का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किस्से कहानी से क्या करते हैं बच्चे कि अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, पात्रों से आसानी से जोड़ के चीज़ों को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। अगर आप ही को हम किस्से कहानियाँ बताएंगे तो आप चीज़ों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अगर किस्से कहानी के थ्रू आप अगर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इसी तरह बच्चों का भी हाल है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो सच नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, 2 है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, 3 है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, 4 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नहीं का ध्यान देंगे, क्योंकि आप सब नहीं का ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ सच नहीं पूछा है, जो सच नहीं है उसे हमें आंसर बताना है, जो सच है उसे हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो पर्यावरण बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को खोजने का क्या देता है, अवसर देता है। तो चौथा हम देखते हैं क्या है, चौथा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो ये भी सही है कि एकीकृत है, ये भी सही है। और तीसरा क्या दिया है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये क्या है हमारा, गलत है, ये सच नहीं है कि वो परिभाषाओं पे बल देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा, सही होगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी, और पॉजिटिव चीज़ें क्या होंगी, गलत हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी है बच्चों के उनके सीखने के आधार पर विभेद करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 में केवल सी, 2 में बी, सी और डी, 3 में ए, बी और सी, 4 में केवल डी। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा
कि 70 का आंसर क्या होगा। छोटा कर देते हैं, तो आप पूरा पढ़िए, उसके बाद बताइएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमारा देखिए पूछा गया आपको क्वेश्चन। पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के लिए क्या करता है, कराने के बाद क्या करता है, पहले क्रियाकलाप कराता है, फिर उसके बाद क्या करता है, प्रश्न पे चर्चा करता है। जैसे क्रियाकलाप कराने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करते हैं कि वो पाठ को पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, चर्चा करते हैं पाठ पर। ठीक है, तो वही पूछा है कि क्रियाकलाप के प्रश्नों पर चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। अगर आप एक टीचर है, आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, चैप्टर को पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद आप क्या किए कि उन्हें क्वेश्चन या फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं पाठ पे, तो आपका वहाँ पे उद्देश्य क्या हो सकता है, ये पूछा है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बिल्कुल सही, आपका ये उद्देश्य हो सकता है कि आप बच्चे के प्रक्रिया कौशल का आकलन के लिए ये उद्देश्य आपका होगा। बच्चे को खोजने का अवसर देना, ये भी सही होगा। देखिए अवसर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, तो ये बिल्कुल सही होगा। बच्चों के अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी अवसर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी सही होगा। बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, विभेद क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विभेद करना, तुलना करना, ये सब चीज़ें क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो आप इससे भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव वर्ड कौन आ गया, विभेद करना, तो हमें ये गलत हो जाएगा ये आपका। उसके बाद यहाँ पे ए बी और सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। ऑप्शन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सी है, एक शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है ए बी और सी, 2 है बी सी और डी, 3 है केवल सी और डी, 4 है केवल बी और सी। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा, छोटा कर दे रहे हैं आप सभी, पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा मतलब पाठ्यपुस्तक और शिक्षक, इनके अलावा जो अन्य स्रोत है उसमें भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए बच्चे को, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि पर्यावरण सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल यहाँ पे दो चीज़ें ही स्रोत नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बी देखते हैं कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो आपका ये भी सही होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये विकास करेगा, बिल्कुल सही है। सी में क्या होगा कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे अवसर देख लीजिए, अवसर दिया, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका सही होगा। तो आपका डी में क्या दिया है, देखते हैं। डी में दिया कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के स्रोत की मदद के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो कौशल का, क्रियात्मक कौशल या ऐसी चीज़ों का विकास करेगा, तो नहीं। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या गलत होगा, ए बी और यहाँ पे सी क्या होगा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बड़ा कर लेते हैं इसको। पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं पूछा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं होना चाहिए पूछा है, नहीं पूछा है, इसका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है सहभागिता, 2 है याद करना, 3 है प्रश्न पूछना, 4 है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। फटाफट से बताइएगा, बहुत आसान है ये। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। 72, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए बताइएगा आप सभी।
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा याद करना। याद करना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो हमेशा ये क्या होगा, गलत होगा। आपको हमने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पढ़ाया है, और पर्यावरण का मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। हमने सीडीपी का आपको पढ़ा दिया, तो आप वहाँ से जाके देखिएगा, तो ये आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं याद करना क्या हमारा निगेटिव वर्ड है। देखिए सहभागिता ये पॉजिटिव वर्ड है। प्रश्न पूछना भी कि बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये पॉजिटिव है, और न्याय और समानता के प्रति सरोकार है तो भी पॉजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 73 में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के समान आकलन, 2 है सीखने का आकलन, 3 है सीखने के लिए आकलन, 4 है CCE। तो फटाफट से आंसर देगा क्या होगा आप सभी का। तो चलिए हम देखते हैं कि जब पर्यावरण के अध्ययन में शिक्षक क्या करता है, शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए जब अवसर देना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, स्व आकलन का अर्थ है। स्व आकलन का अर्थ क्या है कि सीखने के समान आकलन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सीखने के समान आकलन। जब स्व आकलन होगा तो सीखने के समान आकलन होगा। आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 74। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बी है यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सी है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, डी है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल सी और डी, 2 है केवल ए और सी, 3 है केवल बी और डी, 4 है केवल ए और बी। तो फटाफट से आप सभी बताइएगा, छोटा कर देते हैं, आप सभी पढ़िएगा। 74 का आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। देखिए यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वो समूह में उनका प्रयोग के लिए संबंधित सामग्री दे रहे हैं तो ये क्या करता है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना बोझ के है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे बोझ आपका एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड का ऐसा बहुत यूज नहीं हम मतलब यहाँ पे ये बहुत सटीक हम नहीं करेंगे, ये गलत है। ठीक है, और कक्षा में अनुशासन भी हमारा निगेटिव वर्ड है, तो इसको भी हम गलत मानेंगे। ठीक है, तो हमारा ए और बी क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम एक बार ए और बी, एक सेकेंड, ए और बी सही होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो खाना खराब होता है तो उस पर प्रयोग करना चाहता है, तो बच्चे के समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित क्या करते हैं, ये सामग्री देते हैं। जब ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है, व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति हमें पाना है तो वहाँ पे हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सहपाठी का अधिगम का समर्थन या लोग करते हैं, और बच्चे का जो सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है, और जो सहयोगात्मक व्यवहार का उन्नयन भी होता है। इसलिए शिक्षक को चाहे कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा समूह के व्यवहार और सिद्धांतों का क्या करना चाहिए, अनुसरण करने का क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए जो समूह है, समूह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समूह कहीं भी आएगा तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं फिर से आ गया, तो अब यहाँ निगेटिव वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, 2 है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, 3 है बच्चों के पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, 4 है बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। तो आप फटाफट से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बच्चों की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए पाठ्यपुस्तक, परिभाषा, ये सब क्या हमारे निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ नहीं, पर्यावरण अध्ययन
का उद्देश्य नहीं है, तो हम पर्यावरण में कभी भी पाठ्य पुस्तक या परिभाषा को क्या करेंगे, नहीं लाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा 76 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है अवलोकन और अभिलेखन, बी है अभिव्यक्ति, सी है विश्लेषण, डी है प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 है ए, बी और सी, 2 है ए और सी, 3 है केवल ए और बी, 4 है केवल डी। तो यहाँ पे जो चित्र पढ़ने का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, तो बताइएगा फटाफट से यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखिए अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। प्रयोग करना है यहाँ पे इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जब बच्चा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पर्यावरण में चित्र पढ़ना और का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, और बच्चे क्या करें, चित्र, पोस्टर हुआ, साइन बोर्ड हुआ, पुस्तक हुआ और श्रव्य दृश्य सामग्री हुआ, ये सब अखबार, कतरन आदि भावों को क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। इन चित्रों को बना के क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और वो अभिव्यक्त करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो हमारा ये तीनों आंसर से क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अवलोकन, 2 है जांच सूची, 3 है अधिविन्यास, 4 है लिखित प्रश्न। तो बताइएगा इसमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, अवलोकन। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, अवलोकन। तो चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन 78 में क्या है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो एनसीईआरटी के लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमने एनसीईआरटी की सारी जितना भी एनसीईआरटी है हमने सारा पढ़ा दिया है। पढ़ाने के बाद हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप चैनल पे जाइएगा, मेरे चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो आपको 15 नंबर का मैंने वहाँ पढ़ा दिया है। अगर आप उन ये वीडियो को एक बार आपने पढ़ लिया तो वहाँ से आप 15 नंबर, अगर आप ये मैं जो करा रही हूँ, आप इसमें 15 में 15 फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन के कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी है इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगा जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो यहाँ पे ये सही कथन है केवल डी, बी और सी, ए और डी केवल ए। तो आप फटाफट से इसको पढ़िएगा, मैं छोटा करती हूँ, और बताइएगा कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं 78 के। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा केवल एक क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सिर्फ सही है यहाँ पे कि यह फसल प्राप्त करने के बाद जमीन के कुछ साल तक ऐसे ही क्या करते हैं, झूम खेती में छोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ उखाड़ कर जलाते हैं, यहाँ पे उखाड़ते नहीं हैं। ठीक है, और जलाने पर क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। और ज़मीन पे क्या है, ज़मीन पे खेती की बारी आती है तो बीज को क्या करते हैं, गहरा खोद के नहीं यहाँ पे बोया जाता है आपका, यहाँ पे हल्की हल्की सी खुदाई होती है। ठीक है, यहाँ पे हल्की हल्की सी खुदाई होती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख देते हैं ऑप्शन नंबर केवल ये 4 आपका सही होगा, केवल ए। ठीक है, तो यहाँ हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो खेती होती है ये हमारा कहाँ पर होता है, मेघालय में की जाती है, पर्वतीय क्षेत्र के नागालैंड और मेघालय में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड मेघालय। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि यहाँ पे इस खेती में फसल काटने के बाद क्या करते हैं, जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और उसमें खेती बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे जो बांस या जंगल उग जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, बस उसे क्या करते हैं, उसमें आग लगा के क्या करते हैं, जला देते हैं। और जलाने के बाद
देखिए जलाने के बाद क्या होता है, जो राख होती है जमीन में खाद का काम करते हैं। वो राख को उठाते नहीं या अपने अपने खुद से यूज नहीं करते, वो उसी में छोड़ देते हैं, वो खाद का काम करती है। और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे न जले, इसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें जमीन की जब बारी आती है तो जमीन में क्या करते हैं, जोतते नहीं है, सॉरी, जमीन को बहुत ज़्यादा जोतते नहीं है, उसमें हल्की हल्की सी खुदाई करते हैं, ठीक है, और उसमें बीज को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर क्या रहते हैं, जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 है मेघालय, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 है जम्मू और कश्मीर, 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो आप फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिटेल में लेके जा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना घर क्या करते हैं, पत्थर और मिट्टी की लकड़ी से बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हुए रंग है हरा और पीला, 2 है नारंगी और लाल, 3 है काला और सफेद, 4 है बैंगनी और नीला। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, काला और सफेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, फटाफट से हम देख देते हैं। कछुए के किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है कछुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी है कछुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी है कछुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी है कछुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो हम चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बी, सी और डी, 2 है सी, डी और ए, 3 है केवल ए और सी, 4 है ए, बी और सी। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सी, डी और ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, सी, डी, ए। सी में कच्ची जमीन को छेद बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और डी में आपका कच्चे बनाए द्वारा छेदों को जमीन को आसानी से हवा पानी मिल पाता है, ये भी सही है, ठीक है। और ए में आपका क्या है कि कच्चे मृत क्या करते हैं, मृत पत्ती और पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। और इनके जो मल होते हैं इससे जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये मिट्टी को क्या करते हैं, चालते हैं और उसी भुरभुरी बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी हजारों साल से कांसे ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में सबसे सही कथन चुनिए। यह पीतल, ब्रांस और तांबे कापर का मिश्रण है। 2 है यह तांबे कापर जस्ता जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। 3 है यह तांबे कापर और टीन का मिश्रण है। 4 है यह एल्युमिनियम और तांबे कापर की भांति एक तत्व है। तो फटाफट से बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 82 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यह तांबे कापर और टीन का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। फटाफट से बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये हमारा कहाँ का है भोजन है, केरल का भोजन है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, टैपियोका और नारियल की क्या करते हैं, चटनी बनाकर चीज़ों को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ पे उस समूह को चुनना है जो हम पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, 2 है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, 3 है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, 4 है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस। फटाफट से बताइएगा। तो हम देखते हैं 84 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ठीक है। आपका महाशिवरात्रि उस दिन नहीं मनाया जाता है, ना बुद्ध जयंती। तो यहाँ पे हमारा होली होगा, होली हमारा मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस या गुरु नानक जयंती आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 85 क्या है। 85 पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, 2 है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, 3 है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 4 है कर्नाटक, केरल, गुजरात।
फटाफट से बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात। KKG, आप याद रखिएगा KKG। KKG से क्या है कि ये क्या है, समूह के समुद्र तट अरब में, अरब सागर पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 86 हमारा क्या है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, 2 है उड़ीसा के उत्तर में, 3 है दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, 4 है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उड़ीसा के उड़ीसा के उत्तर में हमारा क्या है, झारखंड का मानचित्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है प्राप्त, ठीक है, होता है नहीं होता है पूछा है, नहीं पूछा है तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मोम, 2 है ग्रीस, 3 है कोयला, 4 है डीजल। तो फटाफट से बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कोयला। मोम, ग्रीस और डीजल ये तीनों देखिए क्या है, तरल पदार्थ है, तो ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। कोयला हमारा तरल पदार्थ नहीं है तो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा 88 में पूछा है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। ऑप्शन नंबर 1 है 53 किलोमीटर, 2 है 54.5 किलोमीटर, 3 है 57 किलोमीटर पर हावर, चौथा है 51.5 किलोमीटर पर हावर। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको हम हल करा देते हैं आपको फटाफट से। तो यहाँ पे देखिएगा कुल लगा समय कितना है, 21:30। 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपका पूरा समय लगा हुआ है 21:30 घंटा। ठीक है, घंटा लगा हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं 9:45 पे निकली थी ये गाड़ी आपकी, 9:45, और फिर यहाँ पे 21:30 और 21 घंटा 30 मिनट यहाँ पे आपका जो लगा है इसको हम जोड़ देंगे। तो 21 इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या आ गया आपका 7.15 आएगा। 7.15 आने के बाद आप क्या करेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी हमारा क्या है 140 किलोमीटर है। ठीक, सॉरी 1140 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, औसत चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे फिर से चलिए देख लेते हैं यहाँ पे दोबारा। औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। ठीक है, जो हमारा औसत दूरी 1140 है और औसत समय हमारा क्या है 21 घंटा 30 मिनट है। ठीक है, 21 घंटा 30 मिनट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 53, अब इसको काटेंगे तो 53 घंटा 52 मिनट आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये जो 21 घंटा आया है, तो यहाँ पे आप 21 घंटा निकालने के लिए इसका अंतर जो हम करेंगे उस हिसाब से आएगा कि कुल समय हम कैसे निकालेंगे। जब ये 9:45 पे चली है तो उसको छोड़ के इस तरीके से, तो ये जब हम हल कराएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो ऐसे भी ऐसे देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 70 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 85, 87 हो गया था, 88 हो गया था। तो यहाँ पे आप आंसर लगा लीजिएगा 53। अभी इसका हम अलग से एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन हल होंगे सारे। तो यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 89 क्या है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी के खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट तथा इकाई से में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है, तो आपको टीन के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, 2 है वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टीन बीज उत्पन्न करता है, 3 वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, 4 है वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा 89 का क्या होगा। आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही होगा,
क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना किसान वो भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, 1 टिन बीज बोना जितनी ज़मीन में हम बोएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, 1 टिन ज़मीन कहेंगे। तो चलिए लास्ट देखते हैं क्या हमारा लास्ट आपका पूछा है। तो इसमें पूछा है कि आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के पश्चिम में है, 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर सही दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है ठीक दक्षिण, 2 है ठीक पूर्व, 3 है दक्षिण पूर्व, 4 है उत्तर पश्चिम। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या करते हैं। और ये जो आपके ये टाइम दूरी वाले ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम नहीं समझा सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।